आज हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी मऊ के वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन जनाब अरशद जमाल साहब के साथ उनके आवास मस्कन पे, जो एक वरिष्ठ नेता के साथ ही कुशल वक्ता भी हैं। उनसे जानते हैं आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में। अरशद साहब, आप ये जरा बताएं, वफादार या दावेदार, आप खुद की दावेदारी करेंगे या पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी को वफादार पार्टी कार्यकर्ता के नाते भरपूर समर्थन करेंगे? देखिए, हम लोग तो पार्टी के बेहद वफादार साथी है ना, और पार्टी का गठबंधन हो गया है, तो गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएगा उसका खुले मन से समर्थन न करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग तो बंधे हुए हैं, पार्टी का एक इशारा हुआ, पार्टी के सिपाही हम लोग हैं। तो जो गठबंधन का प्रत्याशी आ जाएगा, हम उसके लिए तन मन धन से जुट जाएंगे। लेकिन चूंकि मैं भी 2009 का चुनाव लड़ चुका हूं और मैं थोड़े ही वोटों से दूसरे नंबर पे था, तो मुझे हक हासिल है कि मैं भी गठबंधन से अनुरोध करूं तो मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। चूंकि इधर अगर पूर्वांचल में आप देखते हैं तो माइनॉरिटी की बड़ी संख्या वाला अगर कोई लोकसभा है तो सबसे अधिक उसमें संख्या घोसी लोकसभा में है। और तो मुझे लगता है कि कोई माइनॉरिटी का प्रत्याशी गठबंधन को घोसी लोकसभा से देना चाहिए, मगर ये हमारी मांग उसी वक्त तक है जब तक के गठबंधन द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं कर दिया जाएगा। गठबंधन द्वारा प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही हम लोग डंडा झंडा लेके निकल जाएंगे, और किसी को भी पार्टी टिकट देती है, मकामी हो, बाहरी हो, गैर मुल्की हो, जिसको गठबंधन ने टिकट दे दिया उसको एमपी बना के हम लोग लोकसभा में पहुंचा देंगे। अच्छा, थोड़ा ये स्पष्ट कर दीजिए, मुद्दा विकास का या स्थानीय दावेदार का? विकास चाहिए या स्थानीय प्रत्याशी? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो ये भ्रष्ट सरकार केंद्र में है, इस सरकार को बदलना है। तो इस सरकार को बदलने के लिए लोकसभा के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें जिताया जाना चाहिए। और अभी ये नहीं देखना है कि प्रत्याशी अंदर का है, बाहर का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कुछ नहीं देखना है। अभी तो गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको जिताकर भेजना है, क्योंकि वही लोकसभा से जो जीत कर जाएगा, लोकसभा से जो लोग जीत कर जाएंगे वही लोग अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे और नेता चुनेंगे। इसलिए सरकार को बदलना अनिवार्य है। ये हमारा पहला कार्यक्रम है और पहला टारगेट है। दूसरे नंबर के टारगेट में हम मांग कर सकते हैं कि स्थानीय हो, विकास करने वाला हो। अगर कोई अच्छा व्यक्ति आ जाता है जो स्थानीय भी हो और विकास करने वाला हो, विकास करने का उसके अंदर लगन हो, तो ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन ये एजेंडे में शामिल नहीं है। एजेंडा बस एक है कि ये सरकार बदलनी है निकम्मों की, और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को बदलकर जो जनता में गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े और पसमानदा तबकात के लोग हैं उन सबको उनकी हिस्सेदारी बराबर देनी है। ये लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ पसमानदा तबकात और दलित के साथ नाइंसाफी करते हैं, ये तो इन्होंने बहुत बड़ा अगड़ों के साथ धोखा किया है। 10% रिजर्वेशन का नाम सुनकर लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, लेकिन अब आप मुझको बताइए कि जिस 10% आरक्षण की आप बात कर रहे हो उसमें आपने मैक्सिमम इनकम जो है 8 लाख रुपए दी है। तो 8 लाख रुपए इनकम से ज्यादा वाले लोगों की संख्या तो 98% है, उससे कम आमदनी वालों की। अरे अगर सही माने में आपके जो अगड़े लोग हैं उनमें के गरीबों की अगर आपको मदद करनी होती तो आप आय की सीमा 2 लाख से अधिक नहीं रखते, क्योंकि तमाम लोग पड़े हुए हैं जिनकी आमदनी 2 लाख का 1 लाख भी नहीं है और उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो जब आपने सीमा को 8 लाख कर दिया तो 8 लाख के अंदर तो तमाम संपन्न लोग आ जाएंगे और जो गरीब तबकात के लोग हैं वो अपनी जगह आ जाएंगे। इससे कोई लाभ नहीं। भाई, ऐसे रिजर्वेशन का क्या फायदा जिस रिजर्वेशन में 98% लोग आ जाए और 8 लाख की ऐसे ऊपर आमदनी वाले लोग 98% के आसपास आ जाते हैं, तो वो रिजर्वेशन तो हुआ ही नहीं। ये तो एक अगड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए मुझे ये कहना है अगड़ों से कि अपने इस बात को समझिए और सरकार से मांग करिए कि इस आय को 1 लाख या 2 लाख के अंदर सीमित किया जाए, तब जो अगड़ों के जो रिजर्वेशन है उसके लोग आ सकते हैं। और अभी तो अगर सरकार ये बदलती है तो फिर बहुत सारी मांग हम लोगों की भी है, और मैं अपने गठबंधन के साथियों से और कांग्रेस से और जो लोग भी अपोजिशन में हैं उन सब लोगों से ये मांग करना चाहता हूं कि अगर 10% अगड़ों का आरक्षण का रिजर्वेशन का बिल आ सकता है, संशोधन हो सकता है, तो 30-40 साल से चाहे रंगनाथ कमीशन हो चाहे सच्चर कमीशन हो, इन लोगों की जो रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति दलितों से भी बदतर है। तो आखिर इन्हें भी क्यों न रिजर्वेशन दे दिया जाए? अगर अगड़ों को संविधान में संशोधन करके रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो जब उनसे बेहद खराब हालात मुसलमानों के हैं
तो मुसलमानों को भी आखिर संविधान में संशोधन करके रिजर्वेशन क्यों न दे दिया जाए। तो इसलिए मेरी एक कांग्रेस के साथ जो लोग भी अपोजिशन के लोग हैं उनसे मैं ये चाहता हूं कि वो अपने मांग पत्र में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करें कि अगर सरकार बनती है तो उस सरकार में हम लोग इस रिजर्वेशन के बिल को भी लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब जबकि घोसी लोकसभा की सीट बसपा को जा रही है और अतुल राय को बसपा प्रमुख ने घोसी लोकसभा का प्रभारी बनाया है, जैसे कि बसपा में परंपरा रही है प्रभारी ही यहां प्रत्याशी होता है, तो सपा के वरिष्ठ नेता के नाते आप अतुल राय का कितना समर्थन करते हैं? देखिए, अभी तो अतुल राय जी ने मैंने खुद उनका बयान सुना कि उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी प्रभारी बना हूं, प्रत्याशी नहीं हूं, उन्होंने खुद कहा है। तो जब तक कि विधिवत घोषणा न हो जाए तब तक हम लोग अभी प्रत्याशी उनको नहीं मानते हैं। लेकिन विधिवत घोषणा हो जाती है और अतुल राय जी ही को प्रत्याशी बनाया जाता है तो मैं आपसे पहले ही बातें कर चुका हूं कि जिसको भी गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाएगा हम लोग उसके साथ खड़े हैं। हमारी जो मुझे जहां तक आइडिया है कि अभी सीटों का जो फाइनल हुआ है उसका अभी ऐलान बाकायदा नहीं हुआ है और ये बात बहन मायावती जी जानते हैं या माननीय अखिलेश जी भी जानते हैं। तो जब गठबंधन का विधिवत घोषणा हो जाती है प्रत्याशियों की तो उसके बाद जो भी प्रत्याशी गठबंधन से आता है कोई उसमें इफ और चाहे वो कहीं के भी कोई भी प्रत्याशी होकर आता है उसके साथ तन मन धन से लग जाएंगे। मतलब मुद्दा बाहरी का नहीं होगा, कोई मुद्दा हमारे सामने सिर्फ एक मुद्दा है कि बीजेपी की सरकार को बदलना है और अच्छी सेकुलर इमेज के अच्छे लोगों की सरकार लानी है जो छोटे और मझोले उद्योगों को फिर से बढ़ावा दे सके, जो जीएसटी की गलत धाराएं हैं उन धाराओं को खत्म करके जीएसटी को एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से ले आगे चला सके, जो मझोले उद्योग हैं उनकी रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, किसानों की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा से किसानों को कैसे निकाला जाए, बुनकर जो आर्थिक संकट का शिकार है उससे कैसे निजात मिलेगी। अभी बुनकरों के लिए जो फ्लैट रेट का पासबुक बना था उस पासबुक पर भी इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोक लगा दी है और हालांकि कोई आदेश नहीं जारी किया है लेकिन मौखिक रूप से उस पर भी तरह तरह की रोक लगा दी है। तो ये सारे मसाइल का हल करने वाली सरकार हमको ले आनी है जो गरीबों को समझ सके और गरीबी को समझ सके। अभी ये हमारे लिए कितने विडंबना की बात है कि देश की 70% पूंजी 2% लोगों के पास है, 70% देश की पूंजी 2% लोगों के पास है। तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसे हालात में हम एक अच्छा लोकतांत्रिक देश नहीं बना सकते जब तक कि सबके हाथों में रोजी और रोटी का इंतजाम न हो, गरीब अपनी गरीबी से निकल के नौकरियों में न जा सके। हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता है और 5 साल में इस सरकार ने झूठे वादे और करने के सिवा कुछ नहीं किया। इंसानों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया और किसी को जोड़ने का काम नहीं किया, न देश की तरक्की के लिए कोई बड़ा कदम उठाया, न कि गरीबों के लिए या नौकरियों के लिए या रोजगार के लिए इन्होंने कोई योजना ऐसी प्रस्तुत की। बड़ी बड़ी बातें करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मगर काम के नाम पर अगर देखा जाए तो कोई भी एक काम इनका ऐसा नहीं जिसका हम लोग तस्करा कर सकें। PNL न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।